केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीसीएल में कोल इंडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। नगर विकास सचिव ने तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा बूथ स्तर पर मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। 12 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मौसम का बदला मिजाज। रांची समेत कई जिलों में हो रही है हल्की बारिश। अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इसके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर कोल परियोजनाओं के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री को श्री सोरेन ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री जोशी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद सीसीएल मुख्यालय में कोल इंडिया के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,850 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 12,403 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,36,308 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 17 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 152 हो गई है। इस दौरान 14 लोगों ने कोरोना को मात देने में भी सफलता हासिल की है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,11,40,48,134 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1,06,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसमें 39,700 से अधिक लोगों को पहला डोज और 66,500 से अधिक लोगों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 2,17,17,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन कार्ड धारकों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। गढ़वा जिले जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भी कार्डधारियों से टीका लेने के बाद ही राशन लेने की अपील की है। गढ़वा जिले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा राशन कार्डधारियों से कोरोना रोधी टीका लेने की अपील का असर अब दिखने लगा है। सीधे गांव स्थित पीडीएस दुकान में भी कार्डधारी कोरोना टीका के प्रमाण पत्र के साथ राशन लेने पहुंच रहे हैं। डीलर साहब बोलन कि टीका वाला कागज लनबा त राशन देब नहीं त नहीं देब। 1 महीना के फ्री देवलन, 1 महीना के पैसा से। राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान से मिलने वाले अनाज से कोरोना संक्रमण काल में घर परिवार चलाने में आसानी हुई है। गांव में लोगों ने कोविड रोधी वैक्सीन का पहला डोज या दोनों डोज ले लिया है।
के लिए सब ले लिया, परिवार ले लिया, हम भर नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए कि हमारा दवाई चलता है। पीडीएस दुकानदार का कहना है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों को ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी से कोरोना टीका लगाने की अपील की जा रही है। कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित करना है हम लोगों को। हम लोग सब दुकान खोलने से पहले सभी लोग को बोल देते हैं कि आप टीका लेकर के ही राशन लेने आइए और नहीं लिए तत्काल ले लीजिए। कोरोना टीका को लेकर अब ग्रामीण भी जागरूक हो रहे हैं और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी वैक्सीन लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा है कि वे आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हम हिंदी समृद्ध हो और संपन्न होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिंदी उपेक्षित रही और आज पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से एक नई शुरुआत हुई है। इस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहने आया हूं कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। और एक काम मैं मानता हूं आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, क्योंकि हमारे आजादी के 3 स्तंभ थे। आजादी का आंदोलन जो गांधी जी ने जिसको लोक आंदोलन में परिवर्तित किया, इसके 3 स्तंभ थे, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल गया, स्वदेशी भी पीछे छूट गया, स्वभाषा भी पीछे छूट। 2014 के बाद मोदी जी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब पहली बार स्वदेशी की बात कर स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान का दर्जा प्राप्त है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और झारखंड में रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय उस जेल परिसर में बनाया गया है जहां बिरसा मुंडा ने कारावास के दौरान अंतिम सांस ली थी। नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे ने आज उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भगवान बिरसा मुंडा कृषि उद्यान पर फ्रीडम फाइटर संग्रहालय का योजना है, उसको मूर्त रूप दिया गया है। इसमें राज्य सरकार कुल राशि जो है 142 करोड़ की है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा 25 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आज रांची में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंचायत चुनाव सहित अन्य कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप वर्मा ने कहा कि पार्टी 15 नवंबर को बूथ स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की टोली ने 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय किया। पूरे प्रदेश के सभी 29,464 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। उनके जीवन चरित्र से हमारी आज की पीढ़ी का परिचय कराएंगे और झारखंड के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा गौरव का दिवस है, बहुत बड़ा गर्व का दिवस है, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिवस है। इसे हम एक उत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। श्री वर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि झारखंड में पंचायत और नगर निकाय चुनाव अविलंब कराए ताकि विकास कार्यों को गांव तक पहुंचाया जा सके।
भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जल्द से जल्द सरकार पंचायत के चुनाव कराए, साथ में नगर निकाय के चुनाव कराए, ताकि विकास की कोई भी गति और काम अवरुद्ध न हो। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्णय का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय न्यासी और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि परिषद की ओर से भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों, प्रखंड और पंचायत केंद्रों में समाज के सभी लोग मिलकर जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। सामूहिक रूप से उनका जयंती या दिवस मनाए, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग हैं, कई लोग हैं। अगर उनका हर का मनाया गया तो फिर साल भर मनाना पड़ेगा। तो एक गौरव के दृष्टिकोण से उनको सम्मान मिले, उनके परिवार को सम्मान मिले और जनजातीय समाज को उसका गौरव मिले। कुख्यात अपराधी सरगना और गैंगस्टर गौतम सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह गिरोह के खिलाफ तेज कर दी है। गिरोह का दहशत खत्म करने और रंगदारी वसूलने की प्रवृत्ति पर चोट पहुंचाने के लिए पुलिस ने आज अलग अंदाज में एक्शन लिया। पुलिस ने मेदिनीनगर बस पड़ाव से रंगदारी वसूलने के क्रम में गिरफ्तार 6 अपराधियों को उनकी कमर में रस्सा बांधकर बस स्टैंड, रोड समेत अन्य सड़कों पर पैदल घुमाया। जिसमें वसूली की जा रही थी। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है इनका और इसके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मौके से एक लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, जनरेटर, अर्धनिर्मित पिस्तौल, मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा इस विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जबकि 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, तलवारबाजी के लिए भवानी देवी, क्रिकेटर शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा, मल्लखंब खिलाड़ी हिमानी उत्तम परब और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल हैं। वीरेंद्र लकड़ा, रुपेंद्र पाल सिंह, अमित रोहिदास, वंदना कटारिया और मोनिका सहित 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एथलेटिक्स कोच टीपी ओपेश और राधा कृष्णन नायर पी, क्रिकेट कोच सरकार तलवार, हॉकी कोच सरपाल सिंह और प्रीतम सिवाच, कबड्डी कोच आशान कुमार, स्विमिंग कोच तपन कुमार पाणिग्रही, बॉक्सिंग कोच संध्या गुरुंग, पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नौटियाल और टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन ने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। श्री रवि कुमार। उच्चतम न्यायालय
ने आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फैल रहे वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सरकार को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों को घर पर भी मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। नई दिल्ली में कल से व्यापार मेला शुरू होगा। केंद्रीय व्यापार मेला वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार मेला का उद्घाटन करेंगे। इसका भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF रविवार से दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। मेले का आयोजन प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर में किया जा रहा है। ये परिसर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का अभिन्न अंग है। परिसर में 4 नए आधुनिक प्रदर्शनी हॉल शामिल हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को किया था। मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए विविध क्षेत्रों में निवेश और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कोरोना महामारी के चलते मेले में सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जाएगा और मेले में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 की जो DDMA की गाइडलाइंस है, उसके तहत जो भी चीज़ों बारीकी से हर पॉइंट्स को एड्रेस किया गया है और इसके मद्देनजर पूरी तैयारी की गई, जिसमें कि क्राउड को लिमिटेड क्राउड हो, क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी, उसके तहत फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट सिक्योरिटी की मैन पावर, प्लस हमने कुछ वॉलंटियर्स को भी लिया है, जिसके तहत हमारी पूरी पुख्ता तैयारी है कि ये आयोजन जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से सुरक्षित और सफल हो। इस साल ये मेला एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। ये मेला उन भारतीय उद्यमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण सभी बाधाओं के बावजूद उत्कृष्टता के लिए अनुकरण योग्य समर्पण दिखाया है। महत्वपूर्ण रूप से IITF वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में नए सिरे से विश्वास और जोश का संचार करता है। भारत और विदेशों के करीब 3000 प्रदर्शकों के साथ इसे आयोजित किया जा रहा है। बिहार को मेले में भागीदार राज्य बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य हैं। विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, UAE, ट्यूनीशिया और तुर्की से होगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शनिवार को रांची में पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख को उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मधु मंसूरी के अन्य परिजन भी उपस्थित थे। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में आगामी 15 नवंबर तक राज्य में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 16 से 18 नवंबर तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन 19 और 20 नवंबर को भी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नवंबर के अंत तक हवा का रुख बदलने से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने आदित्यपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का भरोसा दिलाया। चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू का कहना है कि आने वाले समय में जमशेदपुर की जगह सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन में रेल सुविधाओं की बढ़ोतरी हो सकेगी, क्योंकि टाटा नगर स्टेशन में रेलवे के पास जमीन सीमित है। DRM मेरे पास एक ही है कि उसको संजो के और बढ़िया से बना के आपको दे दूं, तो आप इसको सभी लोग सहयोग करिए और जो भी काम हो रहे हैं उनको देखिए। ये सब आप ही के लिए हैं और ये बहुत ही जल्दी ये मैं चाहता हूँ पूरा हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बातें रखी हैं कि सारी एजेंसी अपनी अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विजय कुमार ने बताया कि आदित्यपुर में नया स्टेशन भवन, फुट ओवर ब्रिज और कई आवासीय क्वार्टर समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाना है।
आदितपुर में हम लोग नया स्टेशन बिल्डिंग बना रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, फुटओवर ब्रिज नया बनाएंगे, प्लस ट्रैक मशीन डिपो भी डेवलप करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे 72 यूनिट क्वार्टर्स भी बना रहे हैं। तो ये सब आदितपुर स्टेशन के विकास के लिए सब हो रहा है, आदितपुर ये एरिया विकास के लिए सब हो रहा है और थर्ड लाइन प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। डीआरएम ने रेलवे से अतिक्रमण हटाने और स्टेशन के विकास में सभी से सहयोग की अपील की है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला एथलेटिक्स संघ और टाइगर एथलेटिक्स क्लब द्वारा आज जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान क्रॉस कंट्री दौड़ का उद्घाटन जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची में इन दिनों 13वीं झारखंड राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष सह भारतीय राष्ट्रीय तलवारबाजी संघ के एग्जीक्यूटिव मेंबर अर्चित आनंद ने किया। मौके पर श्री आनंद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उम्मीद जताई कि खिलाड़ी दिसंबर में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता का कल पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो जाएगा। लेके आना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए लेके आना है, अपने कोचेस, अपने ट्रेनर्स जो आपके ऊपर समय दे रहे हैं उनके लिए लेके आना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभाएं प्रतियोगिता के लिए प्रधान ज्यूरी की घोषणा कर दी गई है। आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए प्रधान ज्यूरी और चयन ज्यूरी की घोषणा की गई है। भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभाएं प्रतियोगिता के लिए प्रधान ज्यूरी इस प्रकार है: प्रसून जोशी, प्रसिद्ध गीतकार और अध्यक्ष सीबीएफसी, केतन मेहता, प्रसिद्ध निर्देशक, शंकर महादेवन, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार व गायक, मनोज वाजपेयी, प्रसिद्ध अभिनेता, रसूल पुकुट्टी, ऑस्कर विजेता साउंड रिकॉर्डिस्ट, विपुल अमृतलाल शाह, प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर आज कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। इस मौके पर न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे देश में विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। उनके नेतृत्व में कार्यक्रम को सफलता, नई दिशा, सोच और गति मिली है, जिस कारण यह कार्यक्रम इस मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता का श्रेय झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य जिलों के प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तमाम न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पैरालीगल वॉलंटियर तथा अधिवक्ताओं को जाता है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कालोजी नारायण राव की भूमिका पर विशेष रिपोर्ट। 13 नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालोजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालोजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को
जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालोजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालोजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालोजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालोजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालोजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूँ। वर्ष 2002 में कालोजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालोजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 1936 के नगर निकाय चुनावों में भक्त वत्सलम मद्रास सिटी कारपोरेशन के लिए चुने गए और उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। 40 साल की उम्र में भक्त वत्सलम ने 1937 के चुनाव में तिरुवल्लुर सीट जीतकर मद्रास विधानसभा में प्रवेश किया। भक्त वत्सलम ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और 1963 से 1967 तक वर्तमान तमिलनाडु और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के बाद भक्त वत्सलम ने आंशिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। 13 फरवरी 1987 को 89 वर्ष की आयु में मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सिसल में कोल इंडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। नगर विकास सचिव ने तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा बूथ स्तर पर बनाएगी जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। 12 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मौसम का बदला मिजाज। रांची समेत कई जिलों में हो रही है हल्की बारिश। अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।